के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। डेफिनेटली सर, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी, हम 3 बहनें हैं बस। अच्छा। पढ़ाई लिखाई करी, सारा फोकस पढ़ाई लिखाई पे था। परिवार में यही कहा जाता था बेटा पढ़ लो, कभी बेटी नहीं बोला गया। अच्छा। बेटा बोला गया। मतलब मेरे परिवार में मुझे कभी ये नहीं बताया गया कि तुम क्या नहीं कर सकती या तुम कुछ ऐसा है जो नहीं कर सकती। अगर मेरे को जो सबसे बड़ी ताकत मिली वो इसी सोच से मिली जो मेरे फादर की थी। अगर जैसे हमारे घर की छत के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी, और मान लीजिए दिवाली के वक्त एक बार जो सफाई होती थी तो पापा कहते थे चढ़ जाओ। अच्छा। हम कुछ सीढ़ी लगा के कुछ करके चढ़ जाते थे छज्जे पे से। क्या बात। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि भाई था नहीं, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये भैया भाई कर लेगा, ये तुम नहीं करो। हम बहनें थी और सब कुछ बहनों ने मिलकर के किया। तो मैं उस बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, जहाँ पे सपनों को बहुत मान्यता दी जाती है। हमें पापा लगातार पिक्चर दिखाने ले जाते थे और फिर बताते थे देखो कैसा घर था ना उसमें, देखो कैसी गाड़ी थी ना उसमें। मतलब उन्होंने हमारे दिमाग में ये बात डाली कि अगर कोई गाड़ी तुम्हारे सामने से चल रही है तो तुम हीरो को साइड कर दो और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे हो। अच्छा। हीरोइन को साइड नहीं कराया उन्होंने कभी। अच्छा, हीरो को साइड करो। अपनी फिल्म के हीरो तुम होने चाहिए। ये पापा की हमारी टीचिंग थी। फिर पढ़ाई लिखाई करी मैंने, बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल करी, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी करी। इंडिया के किसी भी कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए आपको या तो एमफिल होना चाहिए या यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। हमारी एक सिमिलरिटी और है मैम। मैंने डीयू से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने नेट क्लियर किया था। क्या बात है। दैट्स ग्रेट। तो ये तीनों डिग्री मैंने ली। फिर हमारे हिंदुस्तान में होता है पढ़ाई लिखाई हो गई तो अब शादी कर लो। हाँ जी। तो शादी के लिए रिश्ते आने लगे और जब अरुण भार्गव देखने आए मुझे तो बहुत जोर से हंसते थे। अच्छा। हंस रहे थे, हर बात पे बिना बात हंस रहे थे। तो आई जस्ट थॉट कि इनकी हंसी के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा। चलो इनसे शादी कर लेते हैं। आपने नेगेटिव नहीं लिया उस चीज को कि भाई देख के वैसे ही हंसे जा रहे हैं? सर जब किसी चीज पे दिल आता है ना तो कुछ भी नेगेटिव नहीं लगता। सब अच्छा ही लगता है। सब अच्छा लगता है। तो उनकी एक्चुअली उस हंसी में कुछ ऐसी बात थी, मुझे लगा इस हंसी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा। तो वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया था। हालांकि पापा ने कहा स्ट्रगलिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत अच्छे और भी रिश्ते हैं। आई सेड नहीं, मेरा दिल आ गया है और बस यू हैव टू फॉलो योर हार्ट। हंसी अभी बरकरार है या वो छीन ली, कुछ उसमें फीकापन आ गया है? सर ऐसा है, भगवान ने वो हंसी तो छीन ली। अच्छा। मेरे हस्बैंड को 2005 में ब्रेन हेमरेज हुआ। ओहो, सो सॉरी मैम। वो 13 साल पैरालाइज रहे। ओहो। और अभी 2 साल पहले हमने उन्हें खो दिया। सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे इसका बिल्कुल कोई बात नहीं। देखिए कोई बात नहीं, हंसी तो छीन ली, बट जो इस बात का मुझे संतोष है वो ये है कि उनकी आखिरी सांस तक उस हंसी के लिए जो मैं कर सकती थी मैं कर पाई। दैट्स ग्रेट मैम। आई थिंक ये सक्सेस है। और मेरा ये मानना है मैम कि मेरी लाइफ का है ना एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है। आपने उसको छेड़ दिया अपनी बात कह के। मैं लाइफ में, हम 5 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो मेरी जो मदर थी वो नहीं है इस दुनिया में, उनका मेरे ऊपर बहुत विश्वास था। जब हमारी फैमिली में अड़ोस पड़ोस में सब लोग गांव से शहर जाने लग गए, मकान बनाने लग गए, हम गांव में ही रहते थे। पिताजी टीचर थे, ज़्यादा इनकम नहीं थी, 5 भाई बहन थे हम। तो मेरी माताजी हमेशा ये कहती थी कि मेरा बेटा बड़ा होके देखना क्या करेगा। और वो जो चीज़ है वो मुझे मोटिवेट करती थी। और ऊपर वाले की ऐसी कुछ ऐसा क्या प्लानिंग है उसकी हम लोग नहीं जानते। जब मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था उस समय मालूम चला कि उनकी दोनों किडनी में प्रॉब्लम है। 1 साल हमने उनको डायलिसिस पे रखा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास में उस समय अच्छा खासा पैसा होता तो शायद हम उनको कुछ साल तक बचा सकते थे। और फिर वो इस दुनिया को छोड़ के, हम सब लोगों को छोड़ के चली गई यहाँ से। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज अगर मैं सफल हूँ, आज अगर सब कुछ मुझे ऊपर वाले ने दिया है, तो मेरी मदर ऊपर बैठ के खुश हो रही होंगी कि मेरे बेटे ने जो मैं कहती थी उसको पूरा किया है। और मेरा ये मानना है कि जितना बड़ा आपका नाम है और जितना आप लोगों के लिए कर रही हैं, आप एक पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं। अरुण भार्गव जी जहाँ भी हैं उनको बहुत सुकून होगा, बहुत खुशी होगी और वो बहुत प्राउड फील करते होंगे आप पे, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, ऐसा ही है सर। वो मेरा ये मानना है वो डेमो करने आए थे। देखिए हर किसी के जीवन का एक मकसद होता है। मैं बिलीव करती हूँ कि मोक्ष मिलता है। हमारे प्लस चल रहे होते हैं, हमारे माइनस चल रहे होते हैं। कोई गणित है जो ऊपर कोई करता है, कोई बैठा है, कोई अकाउंटेंट। वो जिंदगी के सारे प्लस सारे माइनस जब खत्म हो जाते हैं, जब न्यूट्रल हो जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। राइट। तो अरुण भार्गव जी शायद
उन्होंने जन्म लिया था, उनके बहुत सारे प्लस बचे होंगे, बहुत सारे माइनस बचे होंगे, तो बहुत सुख भोगा हमने लोग। Right. सारी जिंदगी में जितना सुख नहीं पाते वो हमने छोटे से, वो जो हमारे 13-14 साल की जो हमारी मैरिड लाइफ हम जिसमें वो ठीक थे वो रहे, उसमें सुख भी हमने सारे भोगे। ये सारे देश विदेश, गाड़ियाँ, घर, और हमारा व्यक्तिगत भी जो हमारे संबंध थे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहे, तो वो उनके सारे प्लस हुए। हमारे परिवार में बहुत सुख, मेरे अपने इन लॉज के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, और सारे मतलब एक कहते हैं ना एक इंसान का आइडियल लाइफ जो होती है वो हमने उस समय लीड करी। तो उन्होंने प्लस भी बहुत देखे, फिर माइनस भी बहुत देखे। जब उनको हेमरेज हुआ उसके बाद 13 साल का जो पैरालिसिस का जो पीरियड था उसमें माइनस भी देखे, पर उस पीरियड में वो एक डेमो कर पाए। वो डेमो ये था कि हर किसी को पैसिव इनकम अर्न करनी चाहिए। राइट। सर हम सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का ये फीचर कि इसमें आप पैसिव इनकम अर्न करने लगते हो, आप रॉयल्टी कमाते हो, आप आज मेहनत कर रहे हो पर वो मेहनत आपको पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगी। हम सब थियोरेटिकली बुक में आपने सुना होगा। राइट। मैंने वो जिया है। अच्छा। अरुण भार्गव जी और मैंने मिलकर के इस बिजनेस को किया। फिर एक दिन वन फाइन डे सडनली उनको ये हेमरेज हुआ। अगर मैं सिर्फ सिंपल हाउसवाइफ होती या वो खाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे होते तो क्या वो जो हॉस्पिटलाइज हुए वो 3-4 महीने जो हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ क्या वो मैं निभा पाती? क्या उसके बाद ये 13 साल का जो रिहेबिलिटेशन चला मैं उसको क्या निभा पाती? इंडस्ट्री की वजह से आप कर पाई? इस इंडस्ट्री की वजह से कर पाई। हर महीने चेक घर आता था। मैंने 6 साल तो ऐसा था एक भी मीटिंग नहीं करी थी। अच्छा। मैं कोई ऐसा मैंने दरवाजा छोड़ा नहीं था, मैंने माथा टेका नहीं हो। अच्छा। कोई इलाज मैंने छोड़ा नहीं जो मैंने कराया नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैं पैसे की तरफ से निश्चिंत थी, हर महीने पैसा आ रहा था। 6 सालों में आपने फील्ड में टाइम नहीं दिया? कुछ नहीं, नॉट ए सिंगल मीटिंग। पैसा लगातार आता रहा? हर महीने पैसा आता रहा। और सर खाली पैसे की बात नहीं है, इस बिजनेस ने मुझे सिचुएशन हैंडल करना सिखाया है। हाँ, जी। तो वो जो अटेंडेंट, नर्स, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये किसी एक न्यूरो में जब किसी को न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको मैनेज करना अपने आप में एक सीईओ से बड़ा काम होता है सर। ट्रू मैम। वो मैं अगर मैनेज कर पाई, पॉजिटिवली मैनेज कर पाई, और तो इतने लंबे समय तक और बिना नेगेटिव हुए, मतलब ये बिजनेस ना आपको लाइफ से प्यार करा देता है। ये बिजनेस आपको सेवा का सुख दिखा देता है। हम सीख गए वो कि जब आप सेवा करते हो, मतलब मुझे नहीं याद कि मैं 13 साल में किसी ने मेरे चेहरे पे कभी कोई शिकन देखी। जब भी मेरे को कोई चीज़, मैं उनको किसी तरह से परेशान होते देखती थी, मैं सोचती थी सरोजनी नगर बम कांड, जिस दिन अरुण जी को हेमरेज हुआ था नेक्स्ट डे सरोजनी नगर बम कांड हुआ था। अच्छा, और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। हाँ, मतलब प्लास्टिक की थैलियों में उनकी लाशें आई थी। पता है, जब भी मुझे कोई चीज़ बुरी लगती थी तो मैं कहती थी सेवा कर रही है ना सुरेखा, तेरा इतना नसीब तो है कि तुझे सेवा करने का सुख मिल रहा है। ये सेवा का सुख, ये टेस्ट ना इस बिजनेस ने कराया मुझे। जब हम किसी सेवा भाव से किसी को बताते हैं बिजनेस, उसको हेल्प करते हैं, उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो उसमें जो सुख आता है ना, वो सुख हमें बार बार मिल रहा है। अब हमें इसकी आदत हो गई है, अब हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये सुख मेरे बड़ा काम आया। दैट्स ग्रेट मैम, बहुत ही बढ़िया। इसमें मैम मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ कि शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, तो हाउसवाइफ थी आप, जैसा मैंने आपके बारे में सुना। फिर एक हाउसवाइफ होते हुए डायरेक्ट सेलिंग जैसा कॉन्सेप्ट जिसमें काम करना बड़ा चैलेंजिंग होगा, स्पेशली उन दिनों। आज तो चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हुई हैं, गवर्नमेंट का नज़रिया बदला है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो उस समय ये चुनाव कैसे किया कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? सर मैं कितनी भी कहानी कर लूँ ना, जी हाँ, सच तो यही मेरी किस्मत अच्छी थी। अच्छा, वाह। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ना जब कोई ज्वाइन करता है ना तो कोई बड़े कारण से नहीं करता, या कोई नहीं करता ना वो भी किसी बड़े कारण से नहीं छोड़ता, वो छूट जाती है, ये को बस पकड़ में आ जाती है। अब मेरे साथ सीन ये था कि मैं सिंपल हाउसवाइफ थी, हालांकि पढ़ी लिखी थी, घर में बच्चा जल्दी हो गया, सासू माँ ने कह दिया था कि भाई मैं बच्चे नहीं संभालूंगी। अच्छा, okay. बहुत प्यार करती थी, बहुत ध्यान रखती हैं, पर है ना बच्चे मैं नहीं संभालूंगी। तो भैया ठीक है, हम भी ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, और बच्चे को बड़ा कर रहे थे। बट उसकी प्लानिंग बड़ी थी। मैं किस्मत वाला अपने आप को क्यों कहती हूँ? क्योंकि उसकी प्लानिंग थी, शायद सबके लिए होती है। हाँ। मैं उसे समझ पाई। राइट। 2-3 चीज़ें थी जो मुझे बड़ा परेशान कर रही थी। उसमें से एक था कि मैं मेरी मदर इन लॉ को बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा। और मैं देखती थी हर 12वें-13वें दिन वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी किसी बात पे। अच्छा। मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, मैं मिडिल क्लास से थी, अपर मिडिल क्लास में चली गई थी, घर में गाड़ी थी, घर था, रोज सुबह वो नहा धो के सिल्क की साड़ी पहन करके रहती थी शाम तक, सर्दी में, गर्मी में कॉटन साड़ी। अच्छा। मतलब उनको देख करके लगता था कि इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता कोई सीन, जब वो सोफे पे बैठी होती थी एकदम से महारानी जैसी लगती थी। पर 12वें-13वें दिन मूड खराब होता था उनका और बहुत गुस्सा करती थी। तो
एक दिन मैंने पूछा मम्मी से कि मम्मा क्या हो जाता है आपको, तो कहने लगी एक बेटे को सीए करा दिया, एक बेटे को एमबीए करा दिया, अब दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं, मुझे मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, मैं जीरो पे खड़ी हूँ, वैक्सीन भी करानी हो तो तुम्हारे पापा से पैसे लूँ, कल को इन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम लोगों से पैसे लूँगी। तब मुझे समझ में आया कि भैया मेरी भी आज जो धुरी है परिवार की, मेरी ज़िंदगी की जो धुरी है वो मेरा परिवार है। Right. मैं इसके चारों ओर अपना सब कुछ बुनूंगी, पर जब ज़िंदगी की शाम आएगी, जब मैं सबसे ज़्यादा मीठी होनी चाहिए, जब मैं अपने परिवार की खुशियों में खुश होनी चाहिए, उस समय मैं दुखी होंगी, कड़वी हो जाऊंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कोई पहचान नहीं बनाई, अपनी कोई इनकम नहीं बनाई और मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ। तो एक फैसला हुआ कि कुछ तो करूंगी। अच्छा। परिवार का ध्यान रखूंगी, पर साइड बाय साइड कुछ करूंगी, थोड़ी बहुत इनकम हो जाए, थोड़ी अपनी पहचान बन जाए। तो यहाँ से शुरुआत हुई। दूसरा जो कड़वा सच था मेरी जिंदगी का कि सुबह 7:30 बजे हस्बैंड मेरे चले जाते थे स्कूटर पे, वो वाइट कलर का रुमाल बांध के, हेलमेट लगा के, किक लगाई और चले गए। जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम फिक्स नहीं था। और जब आते थे तो वो वाइट कलर का रुमाल ग्रे कलर का हुआ हुआ होता था। अच्छा। फिर खांसते थे, दिल्ली में अस्थमा की कितनी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता था मैं इनकी कैसे मदद करूं। कुछ अगर मैं करने लगूंगी, थोड़ा बहुत मैं फाइनेंशियल गेन कुछ मुझे होने लगेगा तो इनका स्ट्रेस थोड़ा तो कम हो जाएगा। तो वहाँ से कुछ करने का मन आता था। जब मैं इनको फाइलें बनाते देखती थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, घर फाइल लाते थे, रात को 1-1 बजे तक बैठ के दूसरों की फाइलें बनाते थे। उसमें मैं वो 7 फिगर की, 8 फिगर की जब इनकम देखा करती थी, मैं उनसे पूछा करती थी अपना ये 7 फिगर इनकम कब होगी। ये कहते थे कभी नहीं होगी, मुंह फेर के सो जाओ। अच्छा। और मैं कहती थी क्यों नहीं होगी, इनके सिर पे सींग थोड़ी लगे। तो वहां से ना, मतलब कहते हैं कि आपको इशारे मिल रहे होते हैं। सुरेंद्र जी, मेरा बड़ा मानना है कि सपना हमारा नहीं होता है। वो कोई ऊपर बैठा है, आप भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, जो भी नाम ले लो, कायनात कह दो, ऊपर कोई है जो जिसके पास बहुत सारे सपनों के बीज हैं। वो नीचे झांक के देखता है कि किसको ये सपना दूं तो ये इसको सींचेगा। अच्छा। कौन है जो इस सपने को अपना कहेगा, कौन है जो इस सपने के लिए जीने मरने को तैयार होगा। फिर वो जिसको क्वालिफाई करता है उसके दिमाग में वो बीज डालता है। तो सपना हमारा नहीं है, वो हमें क्वालिफाई किया जाता है। हमें जो सपना मिलता है उससे पहले ही हमें पास करके वो सपना दिया जाता है। तो ये सपने मेरे ना कुलमुला रहे थे, बार बार कुलमुला रहे थे। मतलब जैसे मैं गई टिकट कराने हस्बैंड के साथ, लेडीज की लाइन ज्यादा भीड़ नहीं होती है, हस्बैंड ले गए, चलो जरा टिकट कराने निजामुद्दीन चल लो, चली गई स्कूटर पे बैठ के। वहां से बाहर निकले तो कहने लगे स्कूटर कौन सी पार्किंग में पार्क किया है। अच्छा। इनका क्या अरुण जी, अभी एक स्कूटर है आपके पास, तो कह रहे हो स्कूटर कौन सी पार्किंग में पार्क किया, कल को 3-4 गाड़ियां होगी तो भूल ही जाओगे कि कौन सी कार में आयो। अच्छा। ड्राइवर को कॉल करके कहोगे कि भैया आ जाए, यहाँ खड़ा हूँ। हाँ। लगे चलो चलो गरम गरम सीटें बैठो। अच्छा। ये मैं वो बता रही हूँ कि सपने कुलमुला रहे थे। ये वो वाली टाइम थी। आप ड्रीमर्स थे उस टाइम भी। हाँ, ऐसा सोचते थे। हाँ, पहले मतलब सपने आते थे पर मैं सपनों को दबा देती थी। सपने आते थे और सपनों को दबा देती थी। तो डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो ऐसा लगा कि हाँ अब सही टाइम आ गया उनको पूरा करने का। तब भी शायद सपने मुझे इस बिजनेस को हानि करने देते। अच्छा। हाँ, सपने थे पर हमें ना सपनों के लिए जो हमारी ट्यूनिंग होती है वो बड़ी नेगेटिव होती है। नहीं, कि तो कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसने आपको कहा कि नहीं यही मेरे लिए बना है? एक दिन बेटे के साथ शॉपिंग करने गई, बेटे के लिए शॉपिंग करने गई, छोटा सा 2.5 साल का मेरा बच्चा था। एक शूज पसंद आया मुझे, वुडलैंड का। और ये सोच के कि नहीं 3 महीने में पैर बड़ा हो जाएगा, शूज छोटा हो जाएगा, मैं 99 रुपीज़ का लिबर्टी का जूता उठा के घर आ गई थी। अच्छा। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मन में बात आई थी कि इनफ इज इनफ। हमने अपने दादा दादी को समझौते करते देखा, अपने मम्मी पापा को समझौते करते देखा, हमने समझौते किए। अब ये चौथी पीढ़ी है, इसके लिए समझौते होने लगेंगे, होने लगे हैं। तो वो टर्निंग पॉइंट था कि एक होता है ना जब बंदे की थ्रेशोल्ड आ जाती है कि भैया अब कुछ करना पड़ेगा। वो थ्रेशोल्ड मेरी आई थी। और कहते हैं जब विद्यार्थी तैयार होता है ना तब शिक्षक हाजिर हो जाता है। तो मैं पूरी तरह से तैयार थी। और तब नेटवर्क मार्केटिंग आया। अच्छा। तब डायरेक्ट सेलिंग आया। और लकीली हमारे पास एक फ़ोन आया, एक लेडी कहने लगी मैडम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है और हम सिखाएंगे। हमने कहा क्या, फिर से बोलो। अनबिलीवेबल। मतलब बचपन से सुना है, लाखों लगाओ। अननोन थे आपके या? नहीं, अननोन थे। अच्छा, अननोन को लाया। अननोन थे। मैं तभी तो कहती हूँ कि किस्मत। आज ये बिजनेस जो है अगर मैं इसको कर रही हूँ तो किस्मत है कि मुझे इस बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिला। आज इंडिया में 100 करोड़ लोग होंगे जिन्होंने कभी इस बिजनेस के बारे में सुना भी नहीं होगा। तो उन पे विश्वास कर लिया आपने? उन पे विश्वास इसलिए कर लिया क्योंकि मांग कुछ रही नहीं थी, सब कुछ दे ही रही थी। हमारे लिए तो अविश्वसनीय ये था कि ये जो कह रही है वो सच है क्या। हाँ।
आज सगा चाचा नहीं सिखाता बिजनेस, या अननोन लेडी कह रही है मैं बिजनेस सिखाऊंगी, राइट। पर बस आई तो उन्होंने जो भी छोटी मोटी बातें बताई उसमें 2-3 बातें थी। एक थी, एक मोटर मैकेनिक को प्लेन मिला हुआ था, वो अपने प्लेन के अच्छा, साथ खड़ा ओके। था। एक हैंडीकैप टीचर थी, व्हील चेयर पर बैठी थी, दोनों पैर नहीं थे, वो अपने करोड़ों के बंगले के सामने बैठी थी। अच्छा। एक हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ दिखाई थी उसने, दोनों ने 4 साल इस बिजनेस को किया था, हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ पागल हो गई, पागल खाने चली गई। 30 साल बाद वो बच्चे 37 एंड 39 ईयर ओल्ड हैं, पर अपनी कंट्री के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में से। अच्छा, वाओ। वो जो 3 स्टोरी थी ना, ऐसे जैसे 1000 वॉट का बल्ब जल जाता है कि भैया अगर मोटर मैकेनिक प्लेन खरीद सकता है तो मैं क्यों हस्बैंड को पैंट शर्ट गिफ्ट करती हूँ, हाँ, मैं भी कार गिफ्ट कर सकती हूँ। true. और अगर कोई एक हैंडीकैप टीचर अगर ये सब कर सकती है तो मैं तो भगवान की दया से मेरे तो हाथ पैर सही सलामत हैं। और अगर कोई 4 साल इस बिजनेस को करके अपने बच्चों को अपनी कंट्री के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में ला सकता है, मैं जिंदगी भर कर लूंगी, पर मुझे इंडिया की टॉप 100 रिचेस्ट वुमेन में आना है। क्या बात है सर जी, बहुत बड़ी बात थी। मतलब उस समय आप ये सब आपके दिमाग में चल रहा था बहुत जब बड़ी आप बात थी। उनसे मिले? मुझे 100 रुपीज पॉकेट मनी मिलती थी। अच्छा। मेरे सिर पे घूंघट था, इतना इतना। हमारे यहाँ ना ससुर जी को नाक नहीं दिखनी चाहिए आपकी, हाँ, तो इतना इतना घूंघट था। जी। सिर्फ एक हिंदी भाषा आती है, छोटा सा 2.5 साल का बच्चा था, सुबह से लेकर के शाम तक की किचन थी। कोई लॉजिक नहीं है इस ड्रीम का कि मेरे में ताकत कहाँ से आई। मैं उस दिन बोली थी पहले दिन की मुझे भी हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। मुझे आज तक नहीं पता कि वो जो 100 सबसे रईस औरतें हैं उसमें 100वें नंबर की कितना कमाती है, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। इट्स जस्ट कि तथास्तु कोई चीज होती है ना, हाँ, हाँ। इस इंडस्ट्री में वो पावर है कि आप जो सोचोगे जो बोलोगे ऊपर से तथास्तु होगा। आपको ये नहीं लगा कि आपके फैमिली में कभी किसी ने ये सब किया नहीं है और आप वहाँ पे उस माहौल में स्पेशली जहाँ पे मतलब ये है कि आपको घूंघट रखना है, घर से बाहर उस प्रकार से जाने की शायद इजाज़त नहीं होगी, तो ये सोचना मतलब ऐसा लगता है कैसे सोचा होगा? श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब जब आप माता रानी की चौकी करवाते हो तो सोचते हो कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा। क्या पहले 50-100 लोगों से पता करते हो जी तुम इस दिन इतने बजे आओगे, फिर चौकी रखते हो, पहले चौकी रख लेते हो? चौकी रखते हैं पहले। चौकी रख लेते हो, फिर इनवाइट करते हो, चौकी रखिए, चौकी रखिए, चौकी रखिए, जिसको आना है आए, नहीं आना है नहीं। मतलब उतना विश्वास आपको अपने सपनों में होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। सपनों में और प्लेटफॉर्म में। राइट। मतलब आप खाली सपनों के साथ नहीं आगे बढ़ सकते। मेरा एक बड़ा नेगेटिव बिलीफ है सर, मतलब लोग मानते हैं मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पर एक मेरा बहुत बड़ा नेगेटिव बिलीफ है, वो ये कि हम अकेले बहुत कमजोर हैं, जो कि सच है। मतलब मैं एक एज ए सिंपल हाउसवाइफ जिसमें कोई आत्मविश्वास नहीं, जिसमें हीन भावना हो, जिसके घर में कोई परिस्थिति नहीं हो, अगर मैं ये बात स्वीकार कर रही हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भैया हम अकेले कमजोर हैं। राइट। अकेले। पर अगर साथ मिल जाए तो फिर तो अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई एक अच्छी कंपनी मिल जाए, और अगर आप कायनात का हाथ पकड़ लो, ये 2 पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। राइट। मैंने ये 2 पार्टनरशिप में बड़ा बिलीव रखा। मतलब भगवान पे हमेशा भरोसा रखा कि कोई है, मतलब उसको भगवान का भी नाम नहीं देती। मैं कोई भी नाम दे हम मैं है ना, कोई है जो मैं इस हो जाएगा वर्ड में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती मैं करूंगी। राइट। मैंने कभी नहीं कहा मैं मर्सिडीज गिफ्ट करूंगी। मैंने बोला हो जाएगा, मर्सिडीज देने का मन है और हो जाएगा। करूंगी तो जिम्मेवारी मेरी, और हो जाएगा तो जिम्मेवारी उसकी। वाह, क्या बात। इट्स सो सिंपल। आप जैसे सबमिट करते हो, आप जैसे ट्रस्ट करते हो और फिर बेसिक करते हो, तो आप अलाइंड हो जाती हो कायनात के साथ, एंड देन इट वर्क्स। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैम। मैंने कहीं पे एक बड़ी अच्छी चीज़ सुनी कि एक व्यक्ति जो था उसने अच्छी ज़िंदगी जी और वो मृत्यु के बाद में ऊपर भगवान के पास में जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो वो जो ऊपर गया तो उसने देखा कि वहाँ पे भगवान के पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक मकान है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे था लेकिन वैसी स्थिति में है। कोई एक गाड़ी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है लेकिन ऐसे ही छूटी हुई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देख के उसको बड़ी क्यूरियोसिटी, और उसने भगवान से पूछा कि ये सब क्या है। तो भगवान ने कहा कि देखिए, धरती पे जब भी कोई आदमी कोई एक बड़ा सपना लेता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा ये यकीन है कि वो उसे पूरा करेगा। तो जैसे ही वो मेहनत करता है, काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वो सब चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो सपने को पूरा करने के बड़ा नज़दीक होता है, वो हार मान लेता है, वो छोड़ देता है। और इसलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल 2% पे, 1% पे, 3% पे रुकी हुई हैं। तो शायद यही बड़ी प्रॉब्लम एक रहती है, और आपका विश्वास था, भरोसा था, तो आज आप इंडस्ट्री की लीजेंड हैं। सर, इनोसेंस में बहुत ताकत है। मतलब हम बहुत ज़्यादा जब समझदार होने की कोशिश करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान लेके समझदार होते हैं, तो हमारे ऊपर शायद
शायद छोड़ दिया जाता है, अब तुम ही करो। राइट और जब आप अपनी, जैसे मीरा थी ना, राइट वैसे अगर आप बस श्रद्धा में आ जाते हो, भक्ति में आ जाते हो, बेसिक करते हो, सारी कायनात लग जाती है आपके लिए काम करने के लिए, सारी दुनिया लग जाती है आपके लिए काम करने के लिए। इंसिडेंट होंगे, एक्सीडेंट होंगे, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। तो मैंने इनोसेंस में बिलीव रखा है, मैंने अर्जी लगाने में बिलीव करती हूँ। मैंने अर्जी लगा दी दरबार में, आप नाम कोई भी दे लो, मैंने अर्जी लगा दी और फिर उस पर वजन रखा। अच्छा, अपने कर्मों से। अच्छा, वेरी गुड। अगर अर्जी खाली लगा दोगे तो फिर उड़ जाएगी। अर्जी लगाई, एक्सेप्ट हुई, आपके लिए चीज बननी शुरू हुई, घर, गाड़ी, मकान, और फिर उड़ गई। आप उस पर वजन रखते जाओ, रखते जाओ, रखते कर्मों का वजन रखते कर्मों का वजन रखो, हाँ, विश्वास का वजन रखो। बहुत बढ़िया It मैम। works. आपने जो ये बुक लिखी है, ये एक बहुत अल्टीमेट बुक है। इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत यूनिक है, कलाम सर के सक्सेस पार्ट। शीर्षक बहुत बढ़िया है। कलाम जी की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी रही। मैम, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे। मेरी बेटी है तन्वी, अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो मैं कहीं बाहर से आया, तो शाम को जब मैं घर पे आया, मुझे मालूम नहीं थी, उस समय मालूम नहीं था कि कलाम साहब जो हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। तो घर में मैं आया, मैंने बेल बजाई, तो घर में बिल्कुल एकदम सन्नाटा सा, बड़े परेशान। तो मेरी जो बेटी थी उसके आंखों में से आंसू, जब उसने दरवाज़ा खोला तो अचानक मुझे लगा कि घर में क्या हो गया। तो मैं गया तो वो मेरे से लिपट गई। तो मैं बड़ा सरप्राइज़, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, रोने लग रही हैं, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा हुआ क्या, बताओ तो सही क्या हुआ। तो उसने कहा कि पापा कलाम सर नहीं रहे। और मैं इतना इमोशनल हुआ उसके बाद में। मतलब मैंने देखा है वो जो लड़की है उसका कलाम सर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो ज़िंदगी में कभी उससे नहीं मिली है। दिल को छू रखा है। हाँ, वो मतलब उतना अटैचमेंट, और एक बच्चे का नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि करोड़ों बच्चों का था। और आपने उन्हीं के ऊपर में जो लिखा है, ये एक बहुत अल्टीमेट चीज़ है और ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मैम आपने। और एज ए डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपको बहुत थैंक करता हूँ कि आपने इस इंडस्ट्री का नाम और ऊंचा कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू, माय प्लेजर। ये भी मेरी किस्मत ही थी सर। अच्छा। मेरे को कभी कलाम जी से मिलने का मौका नहीं मिला। मैं कविताएं लिखती थी, पॉजिटिव कविताएं, मोटिवेशनल कविताएं लिखती थी। इसमें पोइम्स हैं। इसमें सर हमने क्या किया है, राइट, कलाम सर के कोट, मोटिवेशनल कोट हम सब जानते हैं। राइट, राइट। कलाम जी से आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, कर सकते थे। हाँ, बट राइट, राइट। सफलता पे उन्होंने बहुत बोला। मतलब अगर वो मिसाइल पे भी बुक लिख रहे हैं तो उसमें भी सफलता का लेसन है। वो सफलता 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 बहुत सिखाते थे। तो जितने भी उनके सक्सेस कोट हैं, हमने कोट सुने हैं, पर उससे पहले या बाद में उन्होंने क्या कहा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हमने उनकी बुक्स नहीं पढ़ी हैं। राइट, राइट। तो हमने क्या किया है, कलाम सर के 100 सक्सेस कोट उठाए हैं। अच्छा। उन 100 सक्सेस कोट के पहले और बाद में उन्होंने क्या कहा वो मैटर निकाला है। वंडरफुल। और उन 100 कोट्स पर 100 मोटिवेशनल पोयम है। अच्छा, 100 पोइम्स हैं इसमें। 100 पोयम है इसमें। जैसे भर्तृहरि ने, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, तो भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। राइट सर। तो उनमें 100 श्लोक लिखे, नीति के 100 श्लोक हैं, श्रृंगार के 100 हैं। हाँ जी। तो ये आपने कलाम सर पे एक शतक लिख दिया है। सर, मेरी बड़ी खुश नसीबी है, मुझे उनको पढ़ने का मौका मिला, जो उन्होंने सिखाया वो इस बुक में लेने का मौका मिला। 5 भाग में मैंने सफलता को बांटा है। वही स्वप्न योग, कर्म योग, धैर्य योग, जिसको फॉलो करते हैं, जीवन योग और प्राप्त योग, जो भी मैं फॉलो करती हूँ वो सब इसमें है सर। एक बुक पर एक पोयम है। आपको कई बुक्स पर इसमें पोयम मिलेंगी। जब आप पोयम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी एक पोयम में पूरी एक बुक आ गई है। कोई एक फेवरेट जो पोयम है मैम आपकी, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स के साथ जरूर साझा करें। और मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि क्या ये अमेजोन पे अवेलेबल है? अवेलेबल है सर, अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अच्छा, वंडरफुल मैम, थैंक यू सर, माय प्लेजर। सो जो कविता आपके दिल के बहुत नज़दीक है, वो हमारे व्यूवर्स से आप जरूर शेयर कीजिए। डेफिनेटली सर। एक ये कविता है राज का राज। अगर कलाम सर का कोट है तो एक कोट है उनका, आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, समूचा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है। जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। ये कलाम सर का कोट है। अच्छा। तो इस कोट पे हमने रिसर्च किया, पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, और फिर एक पोयम है, इसका नाम है राज का राज। राज का राज। राज का राज। अच्छा। बाहर बिछाई जाने वाली यह न कोई बिसात है, सफलता सिर्फ अंदर की बात है। वंडरफुल। हाथी घोड़े वजीर नहीं दिलाएंगे जीत,
अच्छा। एक कदम आगे 2 कदम पीछे में वक्त जाएगा बीत। वाह। जिंदगी कभी सीधी तो कभी टेढ़ी ही चाल है, पर जीत लिया खुद को तो तेरे साथ कायनात है। वाह, वंडरफुल। सफलता सिर्फ अंदर की बात है। जो तुम सोचोगे वो तुम सींचोगे। राइट। जो तुम सोचोगे वो तुम सींचोगे। जो तुम सींचोगे वो तुम खींचोगे। अच्छा। बिखरा है ब्रह्मांड में सब कुछ, क्या पाओगे ये बस तुम्हारे हाथ है। क्या बात। सफलता सिर्फ अंदर की बात है। बिना किसी शर्त के सकारात्मक रहना है, अनकंडीशनली पॉजिटिव। वंडरफुल, वंडरफुल। बिना किसी शर्त के सकारात्मक रहना है। जो तुमने पाना है बस वो ही कहना है। अच्छा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। हाँ हाँ। ये जग जो बोले वह जग वह बोले, तुम खुद से जो कहते हो वो ही सबसे बड़ी बात है। सफलता सिर्फ अंदर की बात है। जो भी तुमने चाहा है वो ही तुमने रचा है। वंडरफुल। अपनी जिन मांगों पर वजन तुमने रखा है, उस वजन के वजन की सारी करामात है। वही तुम्हारी उपलब्धि, वही शह और मात है। सफलता सिर्फ अंदर की बात है। वंडरफुल, सिर्फ अंदर की वंडरफुल। बात। ये तो मतलब आपने एक कविता में पूरा जीवन और जो स्ट्रगल में से कैसे बाहर आए बखूबी आपने उसको बताया। बस मैं वंडरफुल। किस्मत वाली हूँ, अच्छे लोगों का साथ है। मेरा मानना है जिंदगी में जो भी अच्छा आया बुरा आया, लोग बहुत अच्छे मिले। हर फील्ड में लोग मुझे बहुत अच्छे मिले, सीखने का मौका मिला है और सिखा के भी खुश होती हूँ। आप जैसे लोग, आपने मुझे मौका दिया, मैं मेरे लिए भी इसे मौका मानती हूँ। आपसे मिलके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत आगे जाएंगे आप। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट सर। बहुत बढ़िया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन आज का जो हमारा एपिसोड है मैम, ये मुझे लग रहा है कि अब तक का सबसे लंबा एपिसोड है, तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज जो पहला हमारा पार्ट है उसमें हम लोग अभी इसको हम फिनिश करते हैं। अगली बार में फिर हम लोग बुलाएंगे और उम्मीद करेंगे कि जो अगला